अप्रैल 2024 में जब इलेक्शन का माहौल बिल्कुल गर्म था तो एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुर्दा आदमी इलेक्शन में खड़ा होगा। ये न्यूज़ फेक नहीं थी, ये न्यूज़ बिल्कुल सही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो खड़ा होने वाला था वाराणसी से, उसका नाम था लाल बिहारी मृतक। जी हाँ, लाल बिहारी मृतक की हमेशा से यही त्रासदी रही है। उसने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा हिस्सा यही साबित करने में लगा दिया था कि वो मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसके खिलाफ कुछ ऐसी साजिश रची कि उसे कागज़ों पर मुर्दा साबित कर दिया। तो आज क्राइम टेल्स के एपिसोड में हम अनीशा सिंह आनंद सुनाएंगे आपको कहानी लाल बिहारी मृतक की। लाल बिहारी का जन्म सन 1955 में आजमगढ़ में हुआ था। पेशे से वो एक बुनकर थे। बहुत ही छोटी सी उम्र में एक बनारसी साड़ी के कारखाने में एज अ चाइल्ड लेबर उन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद वो अपने पिता की हेल्प करते थे खेती बाड़ी में। इसी तरीके से बहुत ही पॉवर्टी में, गरीबी में इनके दिन गुजर रहे थे। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने सोचा कि ये खुद का बिजनेस करेंगे, हैंडलूम का बिजनेस करेंगे। तो उसके लिए उन्हें लोन की ज़रूरत थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि वो किसी बैंक में जाएं और लोन की डिमांड करें। जब वो अपने गांव के बैंक में पहुंचते हैं और बैंक वालों से अपने बारे में बताते हैं कि उन्हें एक बिजनेस लोन चाहिए, तो बैंक वाले कुछ पेपर्स की डिमांड करते हैं। तो वो पेपर्स लेने के लिए वो अपने बर्थ प्लेस खलीलाबाद पहुंचते हैं। तो वो तहसीलदार के ऑफिस पहुंचकर जब लेखपाल के सामने बैठते हैं और अपने कॉल्स के बारे में बताते हैं, तो लेखपाल अपने रिकॉर्ड्स चेक करता है और उनके मुंह पर हंसकर कहता है कि भाई लाल बिहारी, तुम तो मर चुके हो, हमारे रिकॉर्ड्स में तो तुम जिंदा ही नहीं हो। लाल बिहारी को ये सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई मजाक किया जा रहा है। और जब वो इस बारे में डिटेल में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके अपने ही चाचा ने उनकी पुश्तैनी ज़मीन हड़पने के लिए उनके पीठ पीछे इस तहसीलदार के ऑफिस में कुछ लोगों को ब्राइब करके, कुछ लोगों को घूस दे करके ये साबित कर दिया था कि लाल बिहारी मर चुका है और उन्होंने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। अब जब ये बात लाल बिहारी को पता चलती है, वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठ जाता है। यहाँ वो तहसीलदार के ऑफिस में लेखपाल के सामने बैठकर ये बता रहे होते हैं कि भाई मैं तो ज़िंदा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। लेकिन लेखपाल, जो उन्हें अच्छे से जानता था, पारिवारिक रूप से जानता था, वो उनके ऊपर सीधा हंस देता है और बोलता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो पेपर्स के हेर फेर की बात है। यहाँ लाल बिहारी का दिल पहली बार टूट जाता है। ये दिन था 30 जुलाई 1976। इस दिन लाल बिहारी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा आघात पहुंचा था। उसे सबसे बड़ा धोखा मिला था। इसके बाद धोखेधड़ी की जो लाइन है वो बढ़ती ही चली गई। अब जब जब लाल बिहारी तहसीलदार के ऑफिस में जाते, अपने लिए बातें करते, तो लोग उनके ऊपर हंसा करते थे। इस बात से उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि जब मैं उन अधिकारियों के सामने बैठता था और उनके सामने रिक्वेस्ट करता था कि मेरे लिए कुछ कीजिए, तो वो मेरे ही मुंह पर मेरा मुखौल उड़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो भूत आ गया, देखो ये मरा हुआ आदमी फिर से आ गया। लाल बिहारी को इन सारी बातों से बहुत दुख होता था। उन्होंने उसी इंटरव्यू में आगे कहा है कि उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे। बहुत ही छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी, बाल विवाह हो गया था, लेकिन शादी के बहुत सालों बाद तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। 18 साल तक उनकी कोई संतान नहीं थी। तो गांव वाले वैसे भी उनका और उनकी पत्नी का बहुत मजाक उड़ाते थे। उन्हें बांझन कहा कहते थे। सुबह में उनकी पत्नी का घर से निकलना मुश्किल था, क्योंकि लोग उनके ऊपर तंज कसते थे, ताने कसते थे। तो जब उन्हें लगा कि उनकी सुनवाई तहसील के ऑफिस में नहीं होने वाली, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का सोचा, कोर्ट जाने का सोचा। तो जब वो कोर्ट में जाते, वकीलों से मिलते, वकीलों को अपनी बात बताते,
तो वकील उनकी कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड तो हो जाते, उनसे बातें करते, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाने के बाद वो उठकर आगे बढ़ जाते। तो ऐसे में एक वकील ने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत लंबी लड़ाई होने वाली है। तहसील से डीएम, डीएम से कमिश्नर, कमिश्नर से लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो लाल बिहारी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा ये सब करते करते तो शायद मैं सच में मर जाऊं। तो वकील ने कहा बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम ये लड़ाई लड़ते हुए मर जाओ। तो उस दिन लाल बिहारी ने सोचा कि वो कोर्ट की लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई तो ज़रूर लड़ेंगे, और ऐसे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए, उनके कॉज की तरफ जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक पेंशन के लिए अप्लाई किया, विधवा पेंशन प्रोग्राम में। उन्हें लगा कि जब इस एप्लीकेशन की इंक्वायरी के लिए सरकारी दफ्तर से लोग आएंगे और जब उन्हें पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक है तो शायद चीज़ें रेक्टिफाई हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो उन्होंने धरना देने का सोचा। वो जगह जगह पर धरना देते थे, मीडिया से इंटरैक्ट करते थे, लेकिन शुरुआती दिनों में मीडिया भी उनके कॉज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही थी, उनकी बात को बहुत अच्छे से लोगों के सामने नहीं रख पा रही थी। तो फिर लाल बिहारी ने दूसरे तरीके अपनाए। वो लखनऊ में असेंबली के बाहर धरने पर बैठ गए। असेंबली के बाहर जब वो धरना देने लगे तो किसी तरीके से अंदर का उन्हें पास भी मिल गया, विजिटर्स पास भी मिल गया, और एक दिन चलती असेंबली में वो अंदर घुस गए और वहाँ पे उन्होंने पर्चे फेंकना शुरू किया और नारे लगाने शुरू किए कि मुझे ज़िंदा करो, मुझे ज़िंदा करो। वहाँ मौजूद जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने मौके पर इन्हें कंट्रोल में लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी भी तरीके का केस इनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। न्यूज़ में ये रिपोर्ट तो आई कि एक बंदे ने असेंबली को इस तरीके से डिसरप्ट किया है, लेकिन कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं दर्ज की गई कि वो इंसान था कौन, वो इंसान हिंदुस्तानी था कि पाकिस्तानी था कि कहीं और से आया था, कि वो इंसान लाल बिहारी था। तो लाल बिहारी की ये टेक्निक भी कि किसी तरीके से वो सरकारी दस्तावेज़ों पर जिंदा प्रमाणित हो जाए, ये एक बार फिर फेल हो गया। लाल बिहारी अब मीडिया में छा चुके थे। मीडिया अब इनके कॉज के बारे में सीरियसली लिख रही थी। इनफैक्ट टाइम मैगजीन ने भी इनके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखी। इनके बारे में अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एमएलसी ने प्रश्न उठाए और उसके बाद फिर लाल बिहारी के कॉज को एक तरीके से नेशनल लाइमलाइट मिलने लगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में समय बहुत चलता जा रहा था। बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी भी इन्हें फेस करनी पड़ी थी। लोग अब लाल बिहारी के कॉज को जानने तो लगे थे, उनके लाइफ की इतनी बड़ी परेशानी को एक्नॉलेज तो करने लगे थे, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो लाल बिहारी ने एक अलग ही तरीका अपनाने का सोचा। सन 1988 के लोकसभा इलेक्शंस में लाल बिहारी खड़े हुए उस समय के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के अगेंस्ट, और सरप्राइजिंगली इस इलेक्शन में उन्हें 1600 वोट्स भी मिले। फिर अगले साल वो अमेठी में राजीव गांधी के अगेंस्ट उन्होंने नॉमिनेशंस फाइल किया, और उसके तुरंत बाद उन्होंने काउंटरमैंडिंग एप्लीकेशन भी फाइल किया, इस बेसिस पे कि वो तो जिंदा ही नहीं है, ही इज़ डेड। उन्होंने ये सोचा था कि ये स्टेप अपनाकर उनके बारे में किसी न किसी सरकारी दस्तावेज़ में लिखा ज़रूर जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगेन न्यूज़ में उनके बारे में लिखा गया। ये सब कुछ इतना लंबा चला, इतनी ज़्यादा परेशानी इन्हें झेलनी पड़ी कि इनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और उसके साथ साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत मुश्किल में चल रही थी। जैसा कि आपको बताया, बहुत लंबे समय तक लाल बिहारी और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी। ये सारे स्ट्रगल्स के बीच में उन्हें एक खुशखबरी मिली, उनकी पत्नी इस बीच प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन लाइफ में इतना स्ट्रेस चल रहा होता है, इतनी मुश्किलें हो रही होती हैं कि उनकी पत्नी का मिसकैरेज हो जाता है, और फिर दौर आता है गरीबी का, जब इनके पास खाने को भी पैसे नहीं होते हैं।
इनके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, जो भी जमा पूंजी थी, वो सब अपनी लड़ाई में लगा चुके थे और हार भी चुके थे। एक दौर ऐसा आया जब घर में खाने को दाना नहीं था। दिन रात इनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती रहती थी कि कैसे अपनी आइडेंटिटी वो वापस लाएं, कैसे वो लोगों को प्रमाणित करें कि वो मरे हुए नहीं हैं, वो जिंदा हैं। दिन रात एक ही चीज़ चलते चलते उनके अपने घर में भी बहुत अलगाव होने लगे थे। ऐसे में उन्होंने एक दिन देखा, उनके घर में काफ़ी दिनों से खाने को कुछ नहीं था। 3-4 दिन से वो भूखे थे, परिवार के सभी लोग भूखे थे। उनकी पत्नी भी भूखी थी, जो कि कुछ दिनों पहले जिनका मिसकैरेज हुआ था। वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो यूं ही परेशान अपने घर में बैठे थे और उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि वो घर में कुछ ढूंढ रही थी, वो यहाँ वहाँ कुछ तलाश रही थी। और वो आटे का जाता होता है, वो आटे के जाते के पास जाती हैं और उस जाते के बहुत ही भारी हैंडल को हाथ से उठाने की कोशिश करती हैं। और उस हैंडल को उठाकर वो देखती हैं कि उस जाते के अंदर कुछ बीज होते हैं जो शायद पिछली ग्राइंडिंग से बचे हुए रहते हैं। तो वो उस बीज को निकाल कर खा रही होती हैं, वो इतनी भूखी होती हैं। जब लाल बिहारी अपनी पत्नी को इस तरीके से देख रहे होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि मैंने किस परिस्थिति में अपनी पत्नी को ला खड़ा किया है। उनके अंदर एक गुस्सा पनपने लग जाता है। वो सोच लेते हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, वो उससे बदला लेंगे। यहाँ इशारा होता है उनके चाचा की तरफ। बदले की आग उनके अंदर इतनी ज़्यादा जल रही होती है कि वो अब क्राइम का रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं। और ये करने के लिए उनके पास एक प्लान होता है। वो अपने भतीजे को किडनैप कर लेते हैं और अपने चाचा के परिवार को डराने के लिए वो अपने भतीजे के कपड़ों को जानवर के खून से रंगकर अपने चाचा के परिवार तक भिजवा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने पर उनके चाचा एक एफआईआर ज़रूर दर्ज करेंगे, लेकिन वो वैसा नहीं करते। अब लाल बिहारी एक कश्मकश में रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके चाचा की वजह से उनकी ज़िंदगी में ये त्रासदी आई है। वो बदले की आग में ऐसे जल रहे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि अगर वो सच में अपने भतीजे को कुछ कर भी दे तो कोई भी कानून उन्हें कोई सज़ा नहीं दे पाएगा, क्योंकि कानून की नज़र में वो मरे हुए थे। वो कुछ भी कर सकते थे, वो क्राइम का रास्ता अपना सकते थे। लेकिन उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। उनकी माँ ने उन्हें हमेशा से समझाया था कि तेरे साथ चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन तू किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं करेगा, तू कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर तेरे पास लौट कर आएगा। जब उन्हें अपनी माँ की बात याद आई तो फिर उन्होंने अपना ये डिसीजन बदल दिया और फिर अपने भतीजे को सही सलामत अपने चाचा के यहाँ भिजवा दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उन्हें उनकी आइडेंटिटी नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्होंने एक संघ तैयार किया, उत्तर प्रदेश मृतक संघ। और जब धीरे धीरे इनके बारे में और भी लोगों को पता चला और ऐसे लोग जिनकी इनकी जैसी ही कहानी थी वो भी इनके साथ जुड़ने लगे, और एक सफ़र जो एक अकेले इंसान के साथ शुरू हुआ था वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और उस सफ़र में लोग जुड़ते चले गए। फाइनली 1994 में एक कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि लाल बिहारी जिंदा है, वो मृतक नहीं है। लेकिन उनका स्ट्रगल यही ख़त्म होने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे ले जाने का सोचा, क्योंकि उन्हें पता था उनके जैसे कई लोग हैं जो सिस्टम के मारे हुए हैं, जिनके साथ गलत हुआ है। वो उनके लिए लड़ना शुरू किए। उन्होंने कई आरटीआई दायर किए, जिससे पता चला कि लगभग 500 ऐसे लोग हैं जो पहले मरे हुए थे और जिन्हें जिंदा अब घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये नंबर्स भी टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हैं। मतलब ऐसे कई केसेस हैं हमारे देश में जहाँ पे लोगों को मरा हुआ मानकर उनकी ज़मीनें हड़प ली गई हैं और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है।
जिनके नंबर्स अब तक ठोस तरीके से हमारे सामने नहीं आए हैं। लाल बिहारी की इस पूरी मुहिम में उन्हें परेशानी तो झेलनी पड़ी ही, स्ट्रगल्स तो झेलने पड़े ही, पर्सनल लाइफ डिसरप्ट हुई ही, लेकिन उन्हें फेम भी मिला। और फेम के साथ साथ बॉलीवुड भी उनके पीछे पीछे आया। कई सारे फिल्म मेकर्स उनको अप्रोच किए और उनकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के लिए उनसे मुलाकातें करने लगे। ऐसे में साल 2003 में सतीश कौशिक, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन बहुत ही जाने माने डायरेक्टर और एक्टर रह चुके हैं, उन्होंने लाल बिहारी को अप्रोच किया और कहा कि वो उनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। लाल बिहारी को भी लगा कि उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके साथ साथ हमारे देश में और भी जितने सारे ऐसे मृतक हैं जो कि जीते जी मरे हुए मान लिए गए हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में अगर एक फ़िल्म बने तो इससे बेहतर उनकी मुहिम के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत लंबी बातचीत के बाद उन्होंने भी इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया। सतीश कौशिक बहुत दिनों तक लाल बिहारी के साथ उनकी कहानी पर काम करने लगे और लाल बिहारी के शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने उन्हें इस बात के लिए भी कन्विंस कर लिया कि वो अपने लाइफ के राइट्स किसी और को ना दें। मतलब उनके ऊपर फिल्में या नॉवेल लिखने का राइट्स सिर्फ और सिर्फ सतीश कौशिक के पास रहे। लाल बिहारी, जो कि आगे अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो अग्रीमेंट क्योंकि इंग्लिश में था और उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ उस अग्रीमेंट में क्या क्या थी उस बारे में नहीं पता थी, तो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ लाल बिहारी को सतीश कौशिक से एक बहुत बड़ा झटका लगा। ये लाल बिहारी ने खुद अपने शब्दों में कहा है। उनके अकॉर्डिंग सतीश कौशिक बहुत ज़्यादा समय ले रहे थे इस फिल्म पर काम करने के लिए। इस बीच बहुत सारे बड़े बड़े मेकर्स ने उन्हें अप्रोच किया, ज़्यादा पैसे उन्हें ऑफ़र किए, लेकिन चूँकि वो अग्रीमेंट के तहत सतीश कौशिक के साथ बंधे हुए थे तो वो अपने फिल्म के लिए और या फिर नॉवेल के लिए किसी और को राइट्स नहीं दे सकते थे। और फिर फाइनली सतीश कौशिक की फिल्म कागज़, जो उन्होंने फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ बनाई थी, वो OTT पर रिलीज़ हुई। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद लाल बिहारी और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्हें पता चला कि फ़िल्म में काफ़ी क्रिएटिव लिबर्टीज़ ली गई है और उनकी लाइफ को काफ़ी तोड़ मरोड़ कर, जो उन्हीं के शब्द हैं, तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उनका कहना था कि सतीश कौशिक और वो जिस टाइटल के लिए उन्होंने अग्री किया था वो था कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन सतीश कौशिक ने जिस नाम से फिल्म को रिलीज़ किया वो थी कागज़। दूसरा, वो इस बात से नाराज़ थे कि उन्हें कहा गया था कि फ़िल्म के प्रोडक्शन से पहले उन्हें फ़िल्म का एक नरेशन दिया जाएगा, उन्हें स्क्रीन प्ले सुनाया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात थी फिल्म इंडस्ट्री के अगेंस्ट जिससे वो नाराज़ थे, वो ये था कि फ़िल्म वालों का उदासीन रवैया। वो कहते हैं कि जब फिल्म मेकर्स उनके पास आए, सतीश कौशिक जब उनके पास आए, तो वो मेहमान नवाजी में उन्होंने अपना दिल, अपना आंगन, अपना घर सब उनके लिए खोल दिया। अपने घर में खाना खिलाना, अपने भाई की तरह उन्हें ट्रीट करना, वो इतने ज़्यादा वेलकमिंग थे। लेकिन जब वो उनसे मिलने के लिए जाते थे, जब बम्बई आते थे, तो उन्हें घंटों बिठाया जाता था और बस एक अच्छा खाना खिलाकर वापस भेज दिया जाता था। ऐसा लगता था जैसे उनके ऊपर कोई मेहरबानी की जा रही है। तो इस उदासीन रवैये से भी वो बहुत आहत थे। और आगे के उनके बेटे ने भी इस फिल्म में बहुत काम किया था, लेकिन उसे भी किसी तरीके का रेम्यूनरेशन नहीं दिया गया। इसके साथ साथ फिल्म में बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ भी ली गई हैं, जैसे कि उनका नाम बदल दिया गया, जबकि उन लोगों में डिसाइड हुआ था कि जो लाल बिहारी का असली नाम है, फिल्म में कैरेक्टर का भी वही नाम होगा, लेकिन वो नाम बदल दिया गया था। उसके बाद जो फिल्म में कैरेक्टर है उसे बैंड बाजा वाला दिखाया गया था, जबकि लाल बिहारी पेशे से एक बुनकर थे। उनका कहना था कि फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि जो मेन कैरेक्टर है वो प्रशासन के ऊपर गालियां दे रहा है, सरकार को गालियां दे रहा है, लेकिन असल में कभी भी इन्होंने किसी को कोई गाली नहीं दी, कभी किसी के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं किया, कभी हथियार नहीं उठाया।
तो इन सारी चीज़ों से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। तो इस फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिनों पहले इन्होंने शमशान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस फिल्म के ऊपर बैन लगाने का डिमांड किया था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कागज़ फिल्म रिलीज़ हुई और बहुत बड़ी हिट भी हुई और साल 2023 में सतीश कौशिक की अकस्मात डेथ हो गई। सतीश कौशिक जी तो चले गए, लेकिन लाल बिहारी मृतक का दर्द अब भी बरकरार है। आपको क्या लगता है इनकी कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल क्रिडन स्टूडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे हम लोग फिर क्राइम टेल्स के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।